हमको आज देखना है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट शुरू करते हैं, यानी SBCC 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में शुरू में कुछ बेसिक चीजें दी है जो कि बहुत आसान है एनसीईआरटी के अंदर, उनको बस मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगा। लेकिन जो एक्चुअल चैप्टर शुरू होगा वो मोल कंसेप्ट शुरू होने के बाद, मतलब 2-4 वीडियोस के बाद। तो चलो देखते हैं जरा। ये देखो इस तरीके से है, ये शुरू में बस बेसिक चीजें बताई गई है, कुछ नहीं है। तो मैं एक फास्ट बता रहा हूँ क्या है, इसमें टेंशन नहीं लेते ज्यादा, ये पढ़ने के बाद भी आएगी। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, केमिस्ट्री वेरीज फ्रॉम एटम, मॉलिक्यूल, ये सब उसके अंदर है। हम पॉलीमर, सोप्स, डिटर्जेंट, मेटल अलॉयज, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए केमिस्ट्री ही काम की है। उसके बाद सम लाइफ सेविंग ड्रग्स बताए गए हैं, जैसे कि सिस्प्लैटिन, टैक्सॉल, दे आर इफेक्टिव फॉर कैंसर थेरेपी, एजेटी, ये सब मतलब केमिस्ट्री कहां कहां पे कंट्रीब्यूट कर रही है, इसका एक इंट्रोडक्शन है जिसको आपको पढ़ना होगा। अब इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड स्पेस, मतलब उसको वॉल्यूम है और मास है। मतलब हवा ये भी मैटर है, पानी मैटर है, मोबाइल मैटर है, पेन मैटर है। लेकिन लव ये मैटर नहीं है, ये एक इमोशन हो गया। एंगर इमोशन हो गया। माउस मैटर है, कंप्यूटर मैटर है, नाइट्रोजन मैटर है, काइंडनेस मैटर नहीं है, ये एक इमोशन है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं जरा आराम से, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैटर तो समझ गए हम। अब यहां पे देखना है हमको मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर के दो टाइप से, एक है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट और कंपाउंड, उसके बाद है मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में हम आराम से सीखेंगे, लेकिन अभी प्योर सब्सटेंसेस कैसे फॉर्म होते वो देखेंगे। सबसे बेसिक लेवल पर आपको ये पता है, क्या पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनको मिला के एटम फॉर्म होता है। इनसे क्या होगा? एटम। कौन से एटम है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आयरन, थोरियम, ये बहुत सारे ऐसे एटम। हेलियम भी आ गया, नियॉन भी आ गया, नोबल गैसेस है जो कि ये एटम। अब एटम यूजुअली इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, बस नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, मतलब स्टेबल नहीं होते। ऑक्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एटम्स यूजुअली स्टेबल नहीं रहते, सिर्फ नोबल गैसेस स्टेबल रहते हैं। तो जो एटम स्टेबल नहीं है वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो फटाफट कंबाइन होते हैं केमिकली, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करके, जिसके बारे में हम बॉन्ड में पढ़ेंगे और पीछे 9th-10th में भी पढ़ा है। तो एटम्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यहां पे ये केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन, यानी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स सबसे पहले एक से ज्यादा एटम से बनते हैं, H2O, H2, ये भी तो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है, O3, H2SO4, ये सभी मॉलिक्यूल है। लेकिन मॉलिक्यूल के दो प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें सभी के सभी एटम सेम है, उन्हें बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप अगर देखोगे होमो एटॉमिक यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट, सल्फर, इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है लेकिन सभी के सभी सेम ही है। जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर अलग अलग एटम है, तो इन्हें बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग एटम्स है। H2SO4, इसके अंदर तीन अलग अलग प्रकार के एटम है, तो इन्हें बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल।
जब ऐसे होमो एटॉमिक कई मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं फिजिकली, तो इसे बोलते हैं एलिमेंट। मतलब एक वेसल है, इसके अंदर हाइड्रोजन का ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये भी हो गया एक मॉलिक्यूल। ठीक से देखो, एक मॉलिक्यूल मतलब ये एक्चुअली कैसे है, ये H और H यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि केमिकल बॉन्ड है। मतलब ये दो एटम एक दूसरे के साथ केमिकल कंबाइन हो गए हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिए हैं। अब इनके पास और एक मॉलिक्यूल आ गया। अब ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ एक वीक फोर्स होता है इनके अंदर, इसे फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं फिजिकली, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे कई सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि एक कंटेनर के अंदर है, एक दूसरे के साथ है बाय वीक फोर्सेस कॉल्ड एज फिजिकल बॉन्ड्स। दे कंबाइन फिजिकली विदाउट शेयरिंग और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, then that group of molecules, homoatomic molecules, is called as elements. So homoatomic molecules combine physically to give element. वैसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के ग्रुप को कहते हैं कंपाउंड। ये भी फिजिकली कंबाइन होते हैं। फिजिकली मतलब बहुत आसान है, एक अकेला मॉलिक्यूल है तो उसे मॉलिक्यूल बोलो, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ है तो उसे कंपाउंड बोलो। मतलब इस ग्लास के अंदर ऐसा वाटर भर के रखा है तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड हो गया, और इसके अंदर का एक H2 ये कंपाउंड नहीं, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, राइट। मतलब कई बार इसको कंपाउंड भी बोलते हैं और मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, अकेला है तो मॉलिक्यूल, इनका ग्रुप है तो कंपाउंड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसे एटम है जैसे कि नोबल गैसेस जो कि केमिकली कंबाइन होते ही नहीं है, यूजुअली नहीं होते। इसके बारे में भी बॉन्ड चैप्टर में हम कई डिटेल में पढ़ेंगे। नोबल गैसेस डायरेक्टली एलिमेंट फॉर्म करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल वो फॉर्म करेंगे नहीं। नोबल गैस का एटम और मॉलिक्यूल सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, वो चीज जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। अब हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन इस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हाइड्रोजन का ये एटम हो गया और हाइड्रोजन का ए हो गया मॉलिक्यूल। ये नेचर में स्टेबल है, दिस इज क्वाइट स्टेबल, एटम इज अनस्टेबल। लेकिन नोबल गैस का हीलियम खुद स्टेबल है, तो यही उसका एटम हो गया और यही उसका मॉलिक्यूल भी हो गया। मॉलिक्यूल इज एनीथिंग विच इज क्वाइट स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन द नेचर। सो नोबल गैसेस केमिकली कंबाइन होने की जरूरत नहीं है उनको, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनका एटम भी वही है और मॉलिक्यूल भी वही है, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उनका एलिमेंट होता है, राइट। इस तरीके से कंपाउंड और एलिमेंट बनते हैं, और इस एलिमेंट और कंपाउंड को हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, यानी इनका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है। जबकि ऐसे एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप एक साथ अगर लाते हो बाय फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकली आप एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को एक साथ लाते हो तो मिक्सचर फॉर्म होते हैं। मिक्सचर का केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम चिवड़ा बोलते हैं, राइट, इसके अंदर सब कुछ होता है, राइट, मूंगफली होती है, सेव रहता है, उसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता, तो वो है मिक्सचर। ये मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक है हेट्रोजीनियस, दूसरा है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, इसके अंदर एक ही चीज आती है, उसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और इसके अंदर दो चीजें आती है, दो चीजें कौन सी है, देखो एक बार। एक होता है कोलाइड और एक होता है सस्पेंशन, जिनके बारे में आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में 12th क्लास में एक चैप्टर है सॉल्यूशन, और कोलाइड के लिए और सस्पेंशन के लिए सरफेस केमिस्ट्री बोल के एक चैप्टर है। अब यूजुअली अगर हम देखेंगे, सॉल्यूशन हमने देखा है, पानी ले लो, उसके अंदर नमक डालो तो ये सॉल्यूशन है। तो यूजुअली दो फेजेस रहते हैं, सॉल्यूशन हो, कोलाइड हो, सस्पेंशन हो। तो इन तीनों में अगर देखोगे तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, 10⁻⁹ मीटर से भी कम, यानी नैनोमीटर से भी छोटी। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल रहेंगे बहुत ही ज्यादा छोटे। तो मैं इसको ड्रॉ भी करता हूं यहां पे।
तो इसके अंदर पार्टिकल बहुत छोटे छोटे ऐसे। कोलाइड के पास पार्टिकल की साइज नैनोमीटर से लेकर माइक्रोमीटर तक होती है, 10⁻⁶ तक। तो इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और सस्पेंशन, इसके पार्टिकल माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन माइक्रोमीटर। ये इस तरीके से, ये होते हैं लेस देन नैनोमीटर। यानी सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से आप स्केल ले लो। ये 10⁻⁹, यहाँ पे 10⁻⁶ माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको। तो ये इससे भी छोटे जो है सोल्यूशन है, इससे बड़े वाले सस्पेंशन के अंदर आते हैं, और ये बीच वाले कोलाइड होते हैं। पार्टिकल की साइज सस्पेंशन में बहुत बड़ी होती है, ऐसी बड़ी बड़ी। अब आसान तरीका अगर देखेंगे इन तीनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, यहां से शुरू करो। सस्पेंशन वो होता है जैसे कि पानी के अंदर कीचड़ डालो, तो ये सस्पेंशन है। तो पानी के अंदर कीचड़ डाला है वो सस्पेंशन है, या फिर हम जो छाछ बनाते हैं बटर मिल्क, वो भी सस्पेंशन है। सस्पेंशन वो होता है जिसको अगर आप रख दोगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये सेटल हो जाता है। मतलब कुछ देर के बाद इसको रखने के बाद पानी ऊपर आएगा और नीचे पार्टिकल ऐसे ग्रेविटी से ही जमा हो जाएंगे। इन दोनों के अंदर ग्रेविटी से ये जमा नहीं होते नीचे, कितनी भी देर रखो। जैसे कि मिल्क, कोलाइड का एक बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, और इसका एग्जांपल है साल्ट इन वाटर। तो मिल्क को आप कितनी भी देर रखो, ऐसा नहीं होता कि वो सेटल हो गए। लेकिन छाछ यानी बटर मिल्क, इसको अगर आप रखोगे तो उसके पार्टिकल नीचे सेटल होते हैं। या फिर पानी के अंदर कीचड़ डालो, या फिर सैंड को भी डालो, तो वो भी क्या होती है, सेटल हो जाती है। तो ये होते हैं सस्पेंशन। कोलाइड यानी दूध, दूध के अंदर एक्चुअली मिल्क और वाटर दो चीज है। मिल्क को आप कितनी भी देर रखो उसके पार्टिकल नीचे नहीं सेटल होते, ऐसा नहीं होता कि ऊपर पानी और नीचे ऑयल चला गया। तो यह है कोलाइड। और सॉल्यूशन में भी पानी के अंदर नमक घुला ऐसा आप डिजोल्व करके घोल के डाल दोगे तो कितनी भी देर रखो ये नमक नीचे जाके सेटल नहीं होता हो। तो अब इन दोनों में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इन दोनों के लिए लगता है माइक्रोस्कोप। इसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ऑयल और वाटर के ड्रॉपलेट अलग अलग दिखते हैं, मतलब हेट्रोजीनियस दिखता है वो। लेकिन इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखोगे तो भी आपको नमक अलग और पानी अलग नहीं दिखता, वहां भी वो होमोजीनियस ही है। इसीलिए इस सॉल्यूशन को होमोजीनियस बोला है और इसको हेट्रोजीनियस बोला है। इस हेट्रोजीनियस में एक बात याद रखना है, सस्पेंशन नेकेड आई से ही हेट्रोजीनियस दिखते हैं, मतलब पानी और कीचड़ अलग अलग दिखेंगे। लेकिन ये कोलाइड नेकेड आई से हेट्रोजीनियस नहीं दिखता, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप ये हेट्रोजीनियस दिखता है। तो ये माइक्रोस्कोपिकली हेट्रोजीनियस है, तो ये माइक्रोस्कोपिकली भी हेट्रोजीनियस नहीं है। तो ये हो गया इनके बारे में मोटा मोटा डिफरेंशिएशन। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे उनके चैप्टर्स में। अब आते हैं हम इन प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, आज इस चैप्टर में डिटेल में जाएंगे हम। वैसे इनके भी बारे में धीरे 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 ही जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, वो क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड क्या है बताना है। अब ये तो अकेला है तो ये एटम है, ये अकेला है लेकिन उसके अंदर दो एटम है तो ये हो गया मॉलिक्यूल, वो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। इसको एलिमेंट नहीं कहना है, एलिमेंट इसके ग्रुप को कहते हैं। ये भी अकेला ही है तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम एक से ज्यादा है इसलिए एटम नहीं है, वो मॉलिक्यूल है। और अलग अलग एटम है इसलिए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद ये ग्लास ऑफ वाटर, मतलब इसके अंदर कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, हो सकता है 10⁻23 10⁻24 इतने मॉलिक्यूल हो। ग्लास ऑफ वाटर मतलब इसका मतलब ये H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड और मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ही छोटा डिफरेंस है। यूजुअली हर बुक में आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा फर्क है। मिल्क देखो याद रखना, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये कोलाइड है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स जिसके अंदर वाटर भी है, ऑयल भी है। 10 H2 मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन उनका ग्रुप है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ग्रुप देखो जरा ठीक से।
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एलिमेंट। सो दिस इज एलिमेंट। 55 हीलियम, ये तो एटम है, लेकिन उस नोबल गैस का एटम और नोबल गैस का मॉलिक्यूल एक ही होता है, तो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एलिमेंट। वो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड नहीं कहना। ये अकेला है तो ये कंपाउंड नहीं, ये मॉलिक्यूल है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो जबकि 10⁶ यानी मॉलिक्यूल है लेकिन उनका ग्रुप है, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। इनका काम आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आता है, अभी नहीं। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है, देखो, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद है, एक मिनट, हाँ, अभी देखो अपने पास क्या है ये, ठीक है, मैटर हो गया। अब स्टेट्स ऑफ मैटर एक बार देख लेते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है, सॉलिड, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हमको पता है सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड मिलता है, लिक्विड को हीट करने पर गैस मिलता है, और वैसे ही गैस को अगर आप कूल करते हो तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को कूल करते हो तो सॉलिड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड को जाना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, सॉरी फ्यूजन या फिर फ्रीजिंग। यहाँ से इधर जाना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इधर से इधर जाना है तो कंडेंसेशन, इधर से इधर जाना है तो फ्रीजिंग बोलते हैं। ये देखो, ये है फ्यूजन, ये है इवेपोरेशन, ये है आपका कंडेंसेशन, ये है आपका फ्रीजिंग। अब यहां से अगर यहां जाना है डायरेक्टली तो ये है सब्लिमेशन, और इधर से इधर जाना है तो प्रेसिपिटेशन या फिर डिस्पोजिशन। उसके बाद हमको देखनी है प्रॉपर्टीज, राइट। अब हमने देखा कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है तो केमिकल मेथड लगती है, लेकिन मिक्सचर को हम इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो भी मैटर है उसकी दो तरीके की प्रॉपर्टीज बताई गई है, एक है फिजिकल, दूसरी केमिकल। सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट है। वाटर है, वाटर का मास मेजर करना है तो हमको उसको किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसकी आइडेंटिटी बदलती नहीं है। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर, ऑर्डर, ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसको मेजर करने के लिए हमें उसका कंपोजिशन चेंज करना पड़ता है। These are the properties which describe the potential of matter to undergo some chemical change. अब मान लो आपको उसकी एसिडिटी मेजर करनी है तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। कंबस्टिबिलिटी मतलब कंबस्शन, वो कंबस्ट होता है कि नहीं, उसके लिए हमको उसको कंबस्ट करना होगा। कंबस्ट करने के बाद उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। मतलब अगर आप इथेन को या फिर इथिन को कंबस्ट करते हो यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो ये CO2 बन जाता है और H2O, तो इसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई ना। तो while measuring the chemical properties we have to change the chemical identity of the substance, but physical properties में क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम अगर बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो पानी को बस बॉइल करना है तो उसमें H2O का H2O ही रहता है, बस वो लिक्विड से वेपर में जाएगा। सो केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता। इसके बाद है मेजरमेंट। ये सब चीजें सटर फटर है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। मेजरमेंट मतलब किसी चीज को हमको क्या करना है, मेजर करना है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक जो भी आपको एक्सपेरिमेंट, मतलब जो भी आप थ्योरीज निकालते हो तो थ्योरीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंट के लिए मेजरमेंट जरूरी है। किसी चीज को नापोगे तभी तो, मेजरमेंट करने के बाद ही तो
ये आएगा ना आपका एक्सपेरिमेंट का लॉ, जैसे कि न्यूटन ने कोई लॉ बताया है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो उसको उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेरी करना पड़ेगा, और वेरी करने के बाद उसके अंदर का फोर्स मेजर करना पड़ेगा। सो दैट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेजरमेंट करना है तो उसके लिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होती है। सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या है, जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, मतलब वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने या फिर किसी ज्योग्राफिकल एरिया ने उन यूनिट्स को मान लिया है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं, जो मास है, मास को सेंटीमीटर में, सॉरी ग्राम में, या फिर आप क्या करो पहले लेंथ को वो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, इसलिए तो ये सीजीएस कहा है इसको। तो ये पुरानी सिस्टम है। उसके बाद और एक है एमकेएफपीएस, ये लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में। टाइम को हर कोई सेकंड में ही मेजर करता है। इसके बाद है और एक एमकेएस, यानी मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। ये लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो ऐसी कई सारी और भी है सिस्टम्स, ये पुरानी वाली सिस्टम है। लेकिन जब हमको इंटरनेशनली हम सभी एक साथ काम कर रहे हैं, तो हर किसी की सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट ने एक साथ आकर एक कॉन्फ्रेंस ली, और उस कॉन्फ्रेंस में एक नई सिस्टम बनाई, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। उन्होंने ये पाया कि एमकेएस सिस्टम ज्यादातर यूज होते हैं वर्ल्ड में, तो हम क्या करते हैं, इस एमकेएस सिस्टम को ही जरा बढ़ाते हैं, एक्सपांड करते हैं, और एक नई सिस्टम लाते हैं, उसको कहेंगे एसआई सिस्टम, सिस्टम डी इंटरनेशनल, ऐसा उसको लॉन्ग फॉर्म दिया गया। और इस एसआई सिस्टम के अंदर मास को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, और भी कुछ क्वांटिटीज है, उनके लिए भी कुछ यूनिट्स फिक्स किए गए। तो फाइनली ये एसआई सिस्टम अब साइंटिफिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या की गई है, एक्सेप्टेड है। बाकी भी सिस्टम चलती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, केमिस्ट्री में तो इसका बहुत ही बोला बाला है, लेकिन फिजिक्स में ये चलता है। लेकिन अब आगे चल के सभी तरफ एसआई सिस्टम ही इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है और सभी को एक्सेप्टेड है, और वही हो गया। अब इसके बारे में जरा डिटेल में देखेंगे। तो एसआई सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो तरीके के यूनिट्स होते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करते हैं न्यूटन में, ये हो गया आपका यूनिट। मान लो फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन है। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में फिजिक्स में हो जाएगा आपको। तो ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, ये है उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन की जरूरत है, स्केलर को जरूरत नहीं। और इस मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें हैं, ये इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं यूनिट। और ये यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकता है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सिस्टम में एक ही यूनिट रहेगा, सिस्टम बदलने पर अलग, यानी कि सीजीएस सिस्टम में इस न्यूटन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं डाइन। तो अब हम देखेंगे किसी भी एक सिस्टम के अंदर, जैसे कि आपके पास है एसआई सिस्टम, तो उसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स को, या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर उनके यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ये कोई भी है तो वो क्या सेटिस्फाई करती है? एक, इसके अंदर मान लो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी एक्स वाई जेड, तो इसमें से y या फिर x को इन दोनों के किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। सो ये ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। x कैनॉट बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ y एंड z। जैसे कि मान लो मास, टाइम और लेंथ है, इन तीनों को एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने
वेलोसिटी, लेंथ और टाइम, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया तो नो, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लेंथ अपॉन टाइम। तो ये तीनों, दिस थ्री कैनॉट बी द सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। वैसे ही आप वेलोसिटी, लेंथ और मास को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान सकते हो, इन तीनों को। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी एक को किसी दो के या किसी दो से ज्यादा से कॉम्बिनेशन में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन दोनों से कुछ भी करके। कुछ लोगों को यह होता है कि लेंथ, मास और टाइम ही फंडामेंटल है। नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी फंडामेंटल हो सकता है। बस क्राइटेरिया क्या है कि एनी क्वांटिटी, fundamental quantities is a set of quantities in which no quantity can be represented by other two quantities या फिर other any quantity by the combination of other quantities। जैसे कि मीटर, मीटर स्क्वायर और लेंथ, सॉरी माफ करना, मास, मास स्क्वायर और लेंथ, these cannot be fundamental quantities because this can be represented by the square of this, या फिर दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस। हाँ, यम स्क्वायर, यल और टी कैन बी द सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर इसके अंदर यम नहीं है तो। ऐसा कुछ नहीं है कि मास ही फंडामेंटल है, एरिया को भी फंडामेंटल ले सकते हो, लेकिन एक ही क्राइटेरिया है, किसी एक को दूसरे दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं लिखा जाना चाहिए, दूसरे दोनों या दूसरे किसी एक से भी। जैसे कि यहां पर मीटर स्क्वायर और मीटर लिया तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद किसी एक को दूसरे किसी भी क्वांटिटी से या दूसरी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से नहीं लिखा जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये तो फिजिक्स की बात है, अब एक आराम से लेते। तो एसआई सिस्टम ने क्या किया, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने क्या किया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी चूज की जो कि एक दूसरे से नहीं डिराइव की जा सकती, एक दूसरे से नहीं बनाई जा सकती। वो कौन सी है? ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आप फिजिक्स में। इनके यूनिट एसआई सिस्टम ने फिक्स किए किलोग्राम, एसआई का यूनिट किलोग्राम है। और ये दूसरे सिस्टम में दूसरे हो सकता है जैसे कि ग्राम, मीटर, लेकिन एसआई में किलोग्राम। लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, मोल, ये इनके सिंबल है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कैपिटल है और कौन स्मॉल है ये भी देख लो। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, एसआई वाले क्या कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, मास को फंडामेंटल ना लेकर मास स्क्वायर को भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यम स्क्वायर को आप किसी से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन साइमल्टेनियसली यम स्क्वायर और यम दोनों को फंडामेंटल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिप्रेजेंट होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसा कुछ नहीं है कि ये 7 ही होनी चाहिए, लेकिन एसआई ने आर्बिट्रेरली इन 7 को चूज किया। और इसके बाद कोई एक भी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं पाई गई। कोई भी क्वांटिटी दूसरी ले लो आप, ये इनके कॉम्बिनेशन से बनती ही है। जैसे कि वेलोसिटी ले लो तो लेंथ अपॉन टाइम से बनता है, जैसे कि वोल्टेज ले लो, वोल्टेज तो ये वर्क अपॉन चार्ज से बनता है, मतलब फिर ये चार्ज भी तो करंट इनटू टाइम से बनता है, और ये वर्क भी तो मास से आता ही है। मतलब कोई भी ले लो, मतलब वो करके देखते हैं ना, ट्रायल एंड एरर। उन्होंने क्या किया, वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर्क तो फंडामेंटल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो वर्क कैन बी रिप्रेजेंट बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास इनटू, अब वेलोसिटी को भी क्या लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये खुद ये टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली आपको मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कॉम्बिनेशन से आप वर्क को लिख पा रहे हो, तो इसे हम फंडामेंटल नहीं कह सकते, क्योंकि मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये तीनों फंडामेंटल है।
कोई भी क्वांटिटी ले लो आप, कोई भी, इन 7 से अलग कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। आप एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, कुछ भी ले लो, चार्ज ले लो, चार्ज को भी हम करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल है, इसके कॉम्बिनेशन से आ रहा है तो ये फंडामेंटल नहीं है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, उसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स देखे, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज इनसे आती है। कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल यहां पर है। एरिया, उसकी डेफिनेशन है लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर यानी यल इंटू यल, तो उसका एक्सप्रेशन टर्म मतलब यूनिट क्या है? लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर, इसके लिए भी मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यूनिट आता है। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब है, यल 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 यानी मीटर का क्यूब हो गया। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी मास पर वॉल्यूम। अब मास के लिए तो किलोग्राम है और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब है, तो ये आ गया आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ऊपर देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, किलोग्राम मीटर रेज़ टू -3। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये कुछ एग्जांपल्स है, वैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज हंड्रेड्स ऑफ है। एसआई सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रीफिक्सेस दिए हैं मल्टीपल्स के लिए, यानी एक सिंपल मैं यहां पे बताता हूं, मेगा, उसका सिंबल है कैपिटल एम। इसका मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब क्या है? मान लो आपके पास है 1 न्यूटन फोर्स, अगर आप लिखते हो 1 मेगा न्यूटन फोर्स, तो इसका मतलब होता है, देखो ये न्यूटन के पहले लगाया गया इसलिए इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है मेगा। मेगा का मतलब क्या दिया है? देखो मेगा का मतलब 10⁶, तो 10⁶ न्यूटन। वैसे ही किलो, किलो का मतलब है 10⁻3, तो 1 मीटर एक अलग चीज है, और 1 किलोमीटर का मतलब क्या है? किलो का मतलब सिर्फ 10⁻3, 10⁻3 मीटर। आप 1 किलो न्यूटन भी लिख सकते हो, इसका मतलब है 10⁻3 न्यूटन। तो ये जो प्रीफिक्स है, ये साइज नहीं है, इन प्रीफिक्स को एक्सेप्ट किया है। अब 10⁹ को हमने क्या बोला है? गीगा। अलग अलग सिस्टम में इसको बिलियन भी बोलते हैं, लेकिन एसआई ने इस बिलियन वर्ड को नहीं, गीगा को एक्सेप्ट किया है। अलग अलग सिस्टम में मिलियन, देखो ये भी प्रीफिक्सेस है, किलो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। किलो का मतलब है 10⁻3, मिलियन का मतलब है 10⁻6, बिलियन का मतलब है 10⁻9 और ट्रिलियन का मतलब है 10⁻12। लेकिन ये एसआई के प्रीफिक्सेस नहीं है, एसआई के प्रीफिक्सेस ये है। तो कुछ भी नहीं, इनको याद करना होता है। ये देखो, इनके सिंबल, इनका नाम और इनका मल्टीपल। देखो अगर आप लिखते हो इस नैनो को, नैनो का इस्तेमाल करना है आपको, अगर आप लिखते हो 1 नैनो न्यूटन, तो इसका मतलब है 1 इंटू, नैनो का मतलब ही क्या है? इस प्रीफिक्स का मल्टीपल है 10⁻⁹ न्यूटन। आप 1 नैनो मीटर भी लिख सकते हो, तो ये हो गया 10⁻⁹ मीटर। तो ये सिर्फ एक प्रीफिक्स है, कुछ भी नहीं, जिसके ये मल्टीपल्स दिए गए हैं। ओके, अब देखो इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ सम एसआई बेस यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट हो गए, कौन से है? अब उनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब उनकी डेफिनेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आगे चलकर कहीं पर डिबेट चलेगा कि भाई कौन है फंडामेंटल, मतलब क्या है डेफिनेशन किलोग्राम की, किसको मानोगे आप स्टैंडर्ड? यूनिट स्टैंडर्ड होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी यूनिट को डिसाइड कर रहे हो तो उसकी कुछ क्वालिटीज है,
यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इजीली रिप्रोड्यूसिबल। स्टैंडर्ड मतलब उसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीटर मतलब क्या है, तो एक हाथ जितना लंबा, अरे हाथ तो हर किसी का अलग अलग है ना, तो ऐसे नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं कर सकते। तो यूनिट सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। उसके बाद दूसरा उसका क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब सभी ने उसको मानना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तीसरा क्या, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब अगर यूनिट कहीं से गायब हो जाए आपके घर के अंदर, या फिर मान लो वर्ल्ड में से 1 किलोग्राम के सभी यूनिट्स गायब हो जाते हैं, कोई इवेंट होता है सब गायब हो जाता है, तो फिर बाद में हम और एक बार किसी एक पत्थर को 1 किलोग्राम का कैसे बनाएंगे। फिर 1 किलोग्राम के जितने पत्थर है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सभी गायब हो गए जिनके पास भी है, मान लो। तो फिर अचानक गायब होने के बाद फिर से 1 किलोग्राम को रिप्रोड्यूस करना है, तो उसकी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम, मतलब किसी यूनिवर्सल क्राइटेरिया के बेसिस पर, तो हम उसे रिप्रोड्यूस कर पाए, राइट। मतलब जो पुराना 1 किलोग्राम था उतना ही 1 किलोग्राम हम प्रोड्यूस कर पाए, ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब समझ गए। मान लो कि ए ने बी को 5 किलोग्राम गेहूं दिए थे, और 5 किलोग्राम देने के बाद कुछ दिनों के बाद अब बी इसको लौटाएगा ना 5 किलोग्राम गेहूं। लेकिन मान लो ए ने बी को गेहूं दिए और उसी दिन कुछ हो गया और 1 किलोग्राम के सभी यूनिट्स गायब हो गए, तो अब बी ए को 5 किलोग्राम देगा कैसे गेहूं। तो फिर से 1 किलोग्राम को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई उसकी ठोस डेफिनेशन चाहिए, राइट। या फिर हो ऐसा भी सकता है कि ये बोलेगा मेरे पास जो पत्थर है वो 1 किलोग्राम का है, ये बोलेगा मेरे पास जो है वो 1 किलोग्राम का है, तो दोनों में से किसका माना जाए। तो दोनों को भी नहीं मानेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके अनुसार 1 किलोग्राम को माना जाएगा। हमारे जो कोर्ट है वहां पर भी जो डेफिनेशन है उसके अनुसार 1 किलोग्राम को माना जाएगा, तो इसीलिए उसकी डेफिनेशन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है वन मास की। मास का बेस यूनिट है 1 किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है, देखो, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एन एयरटाइट जार एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सर्व्स, फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है, उसके अंदर सर्व्स है, वहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है। तो वहां पे एक जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के अंदर एयर टाइट जार है। ऐसी जार एयर टाइट मतलब वहां पर कहीं से एयर आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, और उसके अंदर, इस जार के अंदर ऐसे एक सिलेंडर रखा गया है जिसका मास है 1 किलोग्राम, और वो भी प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय है, यानी ये एयर के साथ उतना जल्दी रिएक्ट नहीं होता, मतलब इसका मास बदलता ही नहीं है, कांस्टेंट रहता है। तो 1 किलोग्राम कांस्टेंट होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड करनी है तो ऐसी होनी चाहिए ना, वरना पता चला कि आज 1 किलोग्राम का मास इस लेबोरेटरी में लिखा था और धीरे 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 हवा की वजह से ये गायब होकर इतना छोटा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 किलोग्राम को स्टैंडर्डाइज्ड अलॉय से बनाया गया है, और वो भी एयरटाइट कंटेनर में रखा गया है। और वो अगर किसी को कहीं पर झगड़ा होता है कि वो ये बोलेगा मेरा 1 किलोग्राम सही है, दूसरा बोलेगा मेरा 1 किलोग्राम सही है, तो इन दोनों को इस जगह पर जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स, और इसके साथ इनके किलोग्राम को कंपेयर करके आना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है। उसके बाद है लेंथ की डेफिनेशन। लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो अब ठीक से, ये होता है कभी कभी कि इसके यूनिट्स की डेफिनेशन उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन टाइम इक्वल टू दिस। अब देखो लाइट क्या करती है, 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करती है, जो भी अब मैं इंटू 10⁸ लिख रहा हूं, यानी 1 सेकंड में लाइट इतना जाती है। 1 सेकंड में लाइट इतने मीटर जाती है, तो 1 मीटर जाने के लिए लाइट को टाइम कितना लगेगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। तो इस 1 मीटर की देखिए ठीक से
1 मीटर जाने के लिए लाइट को टाइम कितना लगता है, तो इसका रेसिप्रोकल लगेगा। 1 सेकंड में इतने मीटर जा रही है, तो 1 मीटर जाने के लिए 1/2.9 इंटू 10⁸ इतने सेकंड में वो 1 मीटर जाती है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या हुई, लाइट को इतना, लाइट ने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। देखो इतने टाइम में 1/2997992,458 इतने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलेंगे 1 मीटर। सो ये स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन हो गई। इसके बाद डेफिनेशन की गई है टाइम की। टाइम का बेस यूनिट है सेकंड। आराम से देखो, हो सकता है कि ये पहली बार ना समझे, रिवाइंड करके देख लो। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है, मेरी घड़ी में जब एक बार टिक होता है तो उसको 1 सेकंड बोलेंगे। ये डेफिनेशन नहीं होती, इसको कौन मानेगा। डेफिनेशन ऐसी हो जो चेंज ना हो। तो ये देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, एक सीजियम नाम का पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है। ग्राउंड स्टेट में, अब एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट में इसकी 2 एटॉमिक लेवल्स है, मतलब किसी का भी एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाजू में ये ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स होते हैं। इनको लेवल्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स को लेवल्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करते हैं और ऊपर से नीचे भी जंप करते हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको डिटेल में होगा ये क्या होता है। तो ये 2 लेवल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब है, इसलिए इन 2 लेवल्स को, यानी इन 2 ऑर्बिटल्स को हाइपर फाइन लेवल्स बोला है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और यहां से यहां जाके आता है। तो मतलब लेवल 1 से लेवल 2 में जाना और फिर वापस आना, इसको बोलते हैं, मतलब जाकर आने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये हमेशा लेवल 1 से लेवल 2 में जाएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, तो इसको बोलते हैं पीरियड या फिर टाइम पीरियड। तो वो ठीक से देखो, 1 सेकंड में सीजियम अपने 2 लेवल के अंदर इतने टाइम जाता है, मतलब इन 1 सेकंड वो कितनी बार जाके आता है, 9 अरब टाइम। ये 9.1 बिलियन है, 10⁹ है, राइट। तो ये बिलियन है, 1 सेकंड में इतनी बार जाके आता है। तो हमने डिफाइन कैसे किया 1 सेकंड को, सिंपल सी बात है, सीजियम अपने 2 हाइपरफाइन स्टेट में इतनी बार ऊपर नीचे करता है। तो इतनी बार ऊपर नीचे करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं 1 सेकंड, राइट। कितनी बार, 9 अरब बार। मतलब इसको याद करना होगा, ये नियरली 9 अरब है, 9 अब्ज, 9 बिलियन, 9 बिलियन टाइम्स। मतलब इतना फास्ट करता है वो कि 1 सेकंड में 9 बिलियन टाइम्स वो ऊपर नीचे करता है। अरे ये कोई जोक है क्या, 9 बिलियन टाइम्स। तो सेजियम को अपने 2 लेवल्स में 9 बिलियन टाइम्स, नियरली 9 बिलियन टाइम्स ऊपर नीचे करने के लिए जितना टाइम लगता है, मतलब सेजियम के इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं 1 सेकंड, राइट। उसके बाद डेफिनेशन है 1 केल्विन की, मतलब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की। व्हाट इज 1 केल्विन, सिंपल सी बात है यार, 273.16 को 273.16 से डिवाइड करो, इक्वल टू 1 केल्विन ही तो आएगा। तो ये कैसे डिफाइन किया है, देखो, वाटर का ट्रिपल पॉइंट बोल के एक पॉइंट होता है। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, ये एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पर वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे आप। तो उस ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होता है 273.16,
तो इस 273.16 इस ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1/273.16 तो आपका 1 केल्विन आएगा। तो क्या बोला है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का अगर 1/273 टाइम्स फ्रैक्शन लोगे तो 1 केल्विन आएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद है करंट, उसका ऐसा यूनिट है एम्पेयर। तो 12th क्लास के फिजिक्स में आपके पास एक कंसेप्ट है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप ऐसे एक दूसरे के पैरेलल रखते हो तो इन दोनों के बीच एक फोर्स क्रिएट होता है। करंट कैरिंग, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, उसकी थ्योरी बाद में आप पढ़ेंगे। तो जब, ठीक से देखो, इन दोनों को हम वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट रखते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इट इज, और जब इनके बीच फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, टोटल फोर्स कुछ लगाते होंगे लेकिन पर यूनिट लेंथ फोर्स अगर ये 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, मतलब दो इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर्स को 1 मीटर अपार्ट रख दिया जाता है और इनके बीच का करंट इस तरीके से वेरी किया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन लगाते हैं। तो इस सिचुएशन में इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसको हम 1 एम्पेयर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जब आपको आएगा तब आपको आराम से समझेगा, ये सब कुछ उस चैप्टर में, अभी टेंशन नहीं लेना। फिर इसके बाद ये कैंडेला है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डेफिनेशन, इसको टेंशन बिल्कुल मत लो, इसका जो भी दिया गया है इसको रट लो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से इंटेंसिटी बाहर फेंक रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट इतनी फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी बाहर फेंक रहा है और उस इंटेंसिटी की वैल्यू एनर्जी के टर्म्स में 1/683 वैट पर स्टेरेडियन है। अब ये स्टेरेडियन हम देखेंगे, ये जो एंगल होता है ना, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन बोलते हैं। तो ये तो बहुत सारी एनर्जी बाहर फेंक रहा है। तो हम पहले यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, और इसके अंदर सबसे पहले तो सॉलिड एंगल देखो, आपका प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल आराम से देखो, एकदम आराम से, ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो ये एंगल को आप प्लेन एंगल बोलते हो। लेकिन वही अगर एक स्पेयर है, ये पूरा स्पेयर है, तो ये इस तरीके से यहां पे एक सरफेस एरिया आएगा, आप ये कोन जो निकलेगा आपका, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में नापते हैं और प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो मान लो कि यहां पर आपके पास एक लाइट इमिटिंग सोर्स है स्पेरिकल, ये अपनी सभी तरफ क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। तो हम यहां से इमेजिनरली एक स्टेरेडियन का कोन बनाते हैं, एक स्टेरेडियन का। तो इसके इस एक स्टेरेडियन के पार्ट से लाइट इमिट हो रही है, तो उस लाइट की कुछ तो पावर होगी, मतलब एनर्जी होगी। तो अगर ये लाइट इतने फ्रीक्वेंसी की है और एक स्टेरेडियन के एंगल से, अब बाहर से कितनी, ये इधर से कितनी भी इमिट करो, लेकिन इसके पर स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन के एंगल से अगर वो 683 वैट यानी जूल पर सेकंड इतनी पावर इमिट कर रहा है, तो उस इंटेंसिटी को हम बोलते हैं 1 कैंडेला की इंटेंसिटी। मतलब इस पावर से रिलेटेड, इस पावर से इक्विवेलेंट जितनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी अलग चीज है और पावर अलग चीज है, राइट। उस पावर को हम इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इससे करस्पॉन्डिंग जितनी इंटेंसिटी है उसको हम बोलते हैं 1 कैंडेला इंटेंसिटी। अब इसका भी टेंशन मत लो, जब आप वेव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यूनिट्स की डेफिनेशन मैं बार बार बोल रहा हूं, इतनी आसान नहीं है समझना, लेकिन फिर भी अभी है चैप्टर में तो इसलिए मैंने बता दी। जब ये चैप्टर आपको फिजिक्स में एक एक करके होंगे तो उसमें डिटेल में डेफिनेशंस आपको बताई जाएगी। और याद रखना है एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स है,
डिराइव्ड भी है और एक सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री मतलब प्लेन एंगल जो कि रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल जो कि स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ये रेडियन और स्टेरेडियन ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट है। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ छोटी मोटी चीजें दी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी चीजें, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। मास और वेट ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। मास यानी कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस, इसके अंदर मटेरियल कंटेंट कितना है इसको हम किलोग्राम में मेजर करते। और वेट यानी द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लैनेट ऑन दैट मास, मतलब ये अगर अर्थ पर है तो अर्थ ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अप्लाई किया है उसे वेट बोलते हैं। मतलब किसी चीज का मास अगर 10 किलोग्राम है तो उसका वेट एक्चुअली 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 100 न्यूटन होता है नियरली। हम जो यूजुअली बताते हैं कि हमारा वेट कितना है 50 किलोग्राम, तो नहीं, ये वेट नहीं है, ये हमारा मास है। एक्चुअली हमारा वेट कितना हो जाएगा 10 टाइम्स मोर यानी 500 न्यूटन, वो भी अर्थ के ऊपर। अगर दूसरे प्लैनेट पर जाते हो तो वेट वेरी करता है क्योंकि हर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। और स्पेस में जाते हो तो मास 50 केजी ही रहेगा लेकिन वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है। सो वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास नेवर चेंजेस, इट इज कांस्टेंट, इट इज मटेरियल कंटेंट and it is invariable, but weight is the force applied on the body by the planet, and weight changes planet to planet and it becomes zero on the in the space, gravity free space. उसके बाद है वॉल्यूम, कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में वॉल्यूम कई बार लगता है इसलिए वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, इसका यूनिट है मीटर क्यूब, इसका छोटा यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल किया जाता है ऐसा यूनिट में, लेकिन मीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज्यादा फेमस है लीटर, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस लीटर ही है। ये चीजें, ये जो कन्वर्जन है वो मैंने आगे भी बताया है इस चैप्टर में। 1 लीटर यानी 1000 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 cm क्यूब यानी 1 dm क्यूब। इसको कन्वर्ट कैसे करना है ये भी मैं आगे बताऊंगा, इसका टेंशन मत लो। तो अभी इसको मत रटो, मैं बाद में बताऊंगा तब रटना है। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब चीजें होती है। ये ब्यूरेट मतलब कुछ इस तरीके का होता है, छोटा सा, और इसको ये ऐसा टेपरिंग एंड होता है और यहाँ पे एक कॉक होता है और इसके ऊपर मेजरमेंट होता है। तो इस कॉक को घुमाने के बाद हम नीचे जितना चाहिए उतना वॉल्यूम ले सकते हैं। पिपेट क्या होता है? पिपेट ये एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा, और यहाँ पर एक बल्ब लगाते हैं ऐसा, रबर बल्ब। तो इस रबर बल्ब को प्रेस करके वैक्यूम क्रिएट करके इसको किसी के अंदर का लिक्विड सक करने के लिए इस्तेमाल करते। देखिए यहाँ का लिक्विड इस बल्ब को प्रेस करके छोड़ोगे तो ये लिक्विड अंदर चला जाएगा, इसको पिपेट बोलते हैं। इसके अंदर भी ग्रेजुएटेड मार्किंग होती है। फिर ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर यानी इस तरीके का सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसी मार्किंग है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यानी कुछ इस तरीके का होता है, इसके ऊपर भी मार्किंग रहती है। उसके बाद है डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका यूनिट क्या हो गया? मास का यूनिट जो कि है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के छोटे यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर ml। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, इसको मेजर करने के लिए सबसे फेमस यूनिट है डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट और ऐसा यूनिट है केल्विन। इनके बीच रिलेशन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच ये रिलेशन है, इसको भी याद करना है आपको। केल्विन के ऊपर 0 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर है, उसके नीचे टेम्परेचर नहीं रहता, और ज्यादा टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में निगेटिव टेम्परेचर हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इस रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इस रिलेशन के ऊपर ये जो दिया है ना, ये क्वेश्चन कैसे आएगा? इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन फ़ारेनहाइट is 3 times its value in degree Celsius, then find the temperature of body in the degree Celsius। समझ में आ गया? ऐसे तो देखो,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक रिलेशन हमारे पास क्या है, ये वाला, ये फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये तो फिक्स रिलेशन है। इसके बाद दूसरा रिलेशन हमको दिया है ये वाला, ये तो फिक्स है। तो फ़ारेनहाइट इज 3 डिग्री सेल्सियस, इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, फ़ारेनहाइट की जगह पर 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको इधर लाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करो तो 15 में से 9 गए, 6 हो गए, तो आपके पास आ गया 6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 160। तो डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू हो जाती है 160 डिवाइडेड बाय 6, जो कि आती है 6 2 12, कितने 4, 6 6 नियरली 26.5 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर फ्रेम करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो यूनिट का पार्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, इसके ऊपर फिजिक्स में एक कंप्लीट चैप्टर है। यहाँ पे बस मैं फास्ट ले रहा हूँ, फिजिक्स में ये बहुत डिटेल में है आपको, यहाँ पे सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन और समरी टाइप में ले रहा हूँ मैं। इस चैप्टर का मेन एम है मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री पढ़ाना। उसके बाद है रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये रेफरेंस स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, किसी भी यूनिट को हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे कि किलोग्राम को मेजर करने के लिए हमने प्लेटिनम और इरिडियम का जो सिलेंडर है उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड माना था। 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए लाइट की वेलोसिटी को रेफरेंस स्टैंडर्ड माना था। जिसको देखकर हम मेजर करते हैं, जो हमारा फाइनल रेफरेंस है उसको हम रेफरेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसके बाद और एक बात याद रखनी है, वो ये, हमने 1 मोल की डेफिनेशन अभी नहीं देखी है, लेकिन इस चैप्टर में आगे चल के हम देखेंगे। जो बेसिक यूनिट है ना, 1 एम्पेयर देखा, 1 मीटर देखा, 1 डिग्री सेल्सियस देखा, 1 केल्विन भी देखा, लेकिन 1 मोल की डेफिनेशन इस चैप्टर में आगे है। इसके बाद है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए जितने भी मेजरमेंट करते हैं वो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है, हमारे देखने में एरर होती है। तो वो अनसर्टेनिटी मतलब रियलिस्टिकली किसी भी डेटा को हम सर्टनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, जरूर रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब अगर आपने किसी की वैल्यू मेजर कर ली, मतलब ये किसी का मास है, मान लो क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतना है, तो ये लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको आसान तरीके से लिखा जाता है, मतलब पॉइंट, एक डिजिट के आगे पॉइंट लिखो और इंटू 10 टू द पावर जितने इसके आगे 0 है उनको लिखो। तो ये समझने में आसान है। मतलब किसी का वेट अगर आपने 58000 किलोग्राम ये लिखा, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एक डिजिट के आगे पॉइंट लिखेंगे। इसका पॉइंट अभी यहाँ पर है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 5.8 इंटू 10 कितना शिफ्ट हुआ पॉइंट, 1 2 3 4, तो 10 4। दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। मतलब किसी नंबर को आप n इंटू 10 के पावर में क्या कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो, एंड दिस n शुड बी लेस देन 10। या फिर कोई नंबर है आपका 0.000084, तो इसका पॉइंट आप यहां से यहां पर शिफ्ट करो। समझ में आ रहा है? तो ये होगा 8.4 इंटू 10 शिफ्ट कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो -5 ग्राम है तो ग्राम। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन, n इंटू 10x। n शुड बी मोर देन 1 एंड लेस देन 5, n शुड बी मोर देन 1 एंड लेस देन 10, सॉरी, ऐसा इस तरीके से आपको इसको डिनोट करना है। ये लेस देन और मोर देन
और इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन लेस देन 10 स्ट्रिक्टली होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। सो यहाँ पे कुछ दी है वैल्यू, जैसे कि ये देखो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दिया पॉइंट को, ये इसको इस तरीके से, ये होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद एनसीईआरटी में आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना ये दिया है। ये भी बहुत आसान है, ये बेसिक मैथमेटिक्स के रूल है, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जैसे कि अगर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको क्या करना होता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अलग से कर लो और इनके पावर को ऐड कर लो। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस में आपको बहुत डिटेल में हुआ। देखो ये इस तरीके से 10⁻6 + 9, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है, बेसिक मैथमेटिक्स में हुआ है। इनका मल्टीप्लिकेशन ये और ये 10⁻5, वैसे ही ये दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो और ये पावर जो है इनको ऐड कर लो। देखो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये पावर का एडिशन हुआ, ये देखो एडिशन 10⁻⁻8। और अगर डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ये डिवीजन पहले कर लो और इन पावर का सब्ट्रैक्शन। देखो ये डिवीजन है और ये इन दोनों का ये सब्ट्रैक्शन, -4 है और ये 5 ऊपर आके -5 बन गया, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उनका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लो और पावर को लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाओ आप, इंडाइसेस। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।